नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में जनमन पत्रिका जो कि सितंबर माह 2022 की है, उसका प्रकाशन हो चुका है। जनसंपर्क विभाग के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है और इस माह के लिए प्रकाशित पत्रिका में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके एग्जाम के लिए दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम उस जनमन पत्रिका का भी अवलोकन करेंगे, पर उसके पहले पिछले वीडियो में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आशा पारेख, रजनीकांत, जया प्रदा या जया भादुड़ी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है आशा पारेख जी को। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्मों से संबंधित जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछता है। तो 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसके अंतर्गत ये देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है सोराराई पोट्रू को। कन्नड़ भाषा की फिल्म है, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सूर्या और अजय देवगन दोनों को मिला गया है संयुक्त रूप से, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपर्णा बाल मुरली को सोराराई पोट्रू के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछ रहा है आपको तो किसको दिया गया है? सोराराई पोट्रू को। अगला क्वेश्चन, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 54वें के साथ 53वां आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 53वां हमारे छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में बनाया गया था, और 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत के दूसरे, क्योंकि दूसरे क्रम के हैं, पहले क्रम के आपको पता होगा विपिन रावत जी थे, पिछले साल उनका देहांत हो गया था। तो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस जो है ये नामित किए गए हैं कौन? ये देखिए ऑप्शन, आंसर देखिए अनिल चौहान जी। ये हैं अनिल चौहान जी, जिनको अभी हाल ही में भारत का नया सीडीएस बनाया गया है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी पीसीसीएफ कौन है? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है? तो याद रखिएगा श्री संजय शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है श्री संजय शुक्ला जी, ये वर्तमान में हमारे पीसीसीएफ है, फॉरेस्ट विभाग का जो सर्वोच्च पद होता है उस पर ये आसीन है। चलिए, तो अब आते हैं आज के टॉपिक में। आज का हमारा पहला टॉपिक है नोबल पुरस्कार 2022। नोबल पुरस्कार 2022 के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, और इस साल फिजिक्स का जो नोबल है, याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन आता है। हर साल के प्रीलिम्स एग्जाम में यदि आप देखेंगे तो हर दूसरे साल में, हर तीसरे साल में यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और उस साल के जो तत्कालीन विजेता रहते हैं उनको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है फिजिक्स का नोबल 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। याद रखिएगा कौन कौन है, नाम याद रखिए, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर। यहां पर देखिए इनका नाम लिखा हुआ है, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था इसलिए मैंने इसको अलग से लिख लिया है। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? एलन एस्पेक्ट, एलन एस्पेक्ट। दूसरा नाम है जॉन एफ क्लॉजर, जॉन एफ क्लॉजर, और तीसरा नाम है एंटोन जिलिंगर। इन तीनों को भौतिकी का नोबल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2022 के
लिए। ठीक, क्यों दिया गया? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है फॉर एक्सपेरिमेंट विथ एंटेंगल्ड फोटोज इन एस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल inequalities and pioneering quantum information science। इसको यदि आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होता है? बेल की असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और क्वांटम सूचना विज्ञान को नई दिशा देते हुए उलझे हुए फोटोनों पर अनुसंधान कार्यों के लिए इन्हें इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार भौतिकी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा इन तीनों के नाम और इनको किस क्षेत्र में शोध कार्य करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, इसके बारे में और कुछ तथ्य लिखे हुए हैं जिसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। देखिए क्वांटम क्रांति, देखिए क्वांटम फिजिक्स के लिए ये मिला है, एक तरीके से देखेंगे तो, है ना, क्वांटम के क्षेत्र में नए शोध करने के लिए। क्यों? क्योंकि बेल की असमानता जो है ये मूलतः आप पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत, क्वांटम फिजिक्स में ये पढ़ते हैं आप। ठीक, तो इसके उल्लंघन की स्थापना, यानी इन्होंने जो नियम दिया था उसकी इन्होंने एक अपवाद बताया है और क्वांटम सूचना विज्ञान को नई दिशा देते हुए उलझे हुए फोटोनों पर इन्होंने अनुसंधान कार्य किया है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं इसमें कि क्वांटम क्रांति ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक नए चरण की शुरुआत की है। जाहिर सी बात है क्वांटम फिजिक्स जब से आया है ना, जब से हम अणु से परमाणु पर गए हैं तब से हमने बहुत सारे नए शोध कार्य किए हैं। इस चरण में ट्रांजिस्टर की आमद ने जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल दिया, वहीं लेजर की खोज ने संचार से लेकर चिकित्सा तक के क्षेत्रों को बुनियादी आधार मुहैया कराया है। यहां पर आप दो नाम देख रहे हैं, एक नाम दिख रहा है आपको ट्रांजिस्टर, ठीक, एक नाम आपको दिख रहा है ट्रांजिस्टर और एक नाम आपको दिख रहा है लेजर। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण खोज माने जाते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक, तो ट्रांजिस्टर, लेजर और इनसे संबंधित बहुत सारी जो चीजें हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे चिकित्सा से लेकर के हमारे दिनचर्या के जीवन में जो प्रयोग होने वाले वस्तु हैं उन सभी के संरचना में, उन सभी के आकार में, उन सभी की सहूलियत में कहीं ना कहीं हमें सरलता प्रदान की है। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं और ये सभी चीजें देन किसकी है? तो याद रखिएगा क्वांटम क्रांति की। यानी आप छोटे से और छोटे और छोटे और छोटे होते चले गए, सूक्ष्मता की ओर जाते जा रहे हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। पहले आप जानते थे वस्तु को, फिर आपने जाना अणुओं को, अणु से फिर आप परमाणु पे गए, परमाणु से फिर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे गए, इलेक्ट्रॉनों की गति का आपने अनुमान लगाया, इलेक्ट्रॉनों के कंपन का आपने पता लगाया। तो ये क्या है? ये सब सूक्ष्मता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। इसे ही नाम दिया जाता है भौतिकी के क्षेत्र में क्वांटम। ठीक, आगे देखिए, क्वांटम गणना, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम नेटवर्क के क्षेत्र में अनुप्रयोगों की कई संभावनाओं की वजह से इसे एक उभरता हुआ क्रांति करार दिया गया है। क्वांटम का क्षेत्र आज के जमाने में यदि आप देखें तो इसका अनुप्रयोग बहुत अधिक विस्तारित हो गया है। आप जो मोबाइल चलाते हैं वहां से लेकर के रक्षा उपकरणों तक इसकी पहुंच बन चुकी है। तो क्वांटम का क्षेत्र जो है ये बहुत ही विस्तारित हो गया है। इसके अलावा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम नेटवर्क, इन सभी के द्वारा आज बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो क्वांटम के क्षेत्र में इन तीनों वैज्ञानिकों ने बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए इन तीनों को 2022 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर, इन तीनों के नाम याद रखिएगा। आप इसको याद करने का कोई और तरीका निकाल सकते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहिए, कुछ लोग इसको और किसी और अन्य तरीके से याद करना चाहते हैं। तरीका कोई भी हो, अंततः आपको याद होना चाहिए। यहां तक आप प्रयास करिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स के बाद अगला नोबेल दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यानी रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में 2022 का जो
के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है 3 लोगों को। एक का नाम है कैरोलिन आर बैर्टोजी, ठीक, और एक का नाम है मॉर्टेन मेंडल और एक का नाम है के बेरी शार्पलेस, ठीक। यहां पर देखिए नाम आपको दिख रहा होगा, बेरी शार्पलेस, मॉर्टन मेंडल और कैरोलिन बर्टोजी, इन तीनों को दिया गया है। और कैरोलिन बर्टोजी के बारे में आपको बता दें कि 21 सालों के बाद किसी महिला को केमिस्ट्री का नोबेल मिला है, 21 साल बाद, ठीक। चलिए ये नाम याद रखिएगा, शार्पलेस, मेल्डल और बर्टोजी, इन तीनों को दिया गया है रसायन शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किए गए इनके कार्यों के लिए। किस क्षेत्र में किया है तो ये भी देखिए, बेरी शार्पलेस और मॉर्टन मेल्डल, ये दो नाम जो हैं इन्होंने केमिस्ट्री के फंक्शनल फॉर्म क्लिक केमिस्ट्री की नींव रखी। नाम याद रखिएगा, क्लिक केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि क्लिक केमिस्ट्री जो है इसके लिए दिया गया है इस साल का नोबेल। पूछ सकता है कि इस साल केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार या रसायन का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया गया है, तो नाम याद रखिएगा, क्लिक केमिस्ट्री। दूसरा है कैरोलिन बर्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम पर पहुंचाया है और जीवित जीवों में इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये जो क्लिक केमिस्ट्री है ये होती क्या है और इसका अनुप्रयोग कैसे जीवों को प्रभावित करता है। चलिए तो ये नाम याद रखिए, 3 नाम है, शार्पलेस, मेल्डल और बर्टोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नोबेल है साइकोलॉजी और मेडिसिन के लिए। साइकोलॉजी और मेडिसिन के लिए जिस व्यक्ति को दिया गया है उसका नाम है स्वांते पाबो, ठीक है, नाम याद रखिएगा, स्वांते पाबो। इन्हें दिया गया है वर्ष 2022 का साइकोलॉजी या मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। नाम याद रखिएगा, स्वांते पाबो। क्यों दिया है देखिए, फॉर हिज डिस्कवरीज concerning the genomes of extinct hormones and human evolution, यानी जितने भी विलुप्त हो चुके जीव हैं उनके जीनोम का इन्होंने आधार तैयार किया है। फिर से एक बार उनको उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है जिसको हम लोग बोलते हैं ना क्लोनिंग, ठीक है, उस प्रक्रिया में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। यहां पर देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins, यानी जो विलुप्त हो चुके होमिनिन्स हैं, विलुप्त हो चुके जो जीव हैं उनके जीनोम की सीक्वेंसिंग की है इन्होंने, जीनोम के बारे में इन्होंने शोध कार्य किया है जिससे कि उन विलुप्त प्राय जीवों को या जो विलुप्त हो चुके जीव हैं उनको पुनः एक बार अस्तित्व में लाया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी खोज मानी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर या साहित्य के लिए वर्ष 2022 में जो नोबेल है वो दिया गया है एनी एनॉक्स को, याद रखिएगा, एनी एनॉक्स, इन्हें दिया गया है वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक। चलिए नाम याद रखिएगा, ये जो साहित्य वाला नोबेल है उससे डायरेक्ट नाम ही पूछता है, ठीक। तो किसको दिया गया, एनी एनॉक्स को, ये है एनी एनॉक्स। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंच लेखिका एनी एनॉक्स, देश का नाम याद रखिएगा, फ्रांस से संबंधित है ये, है ना, एनी एनॉक्स। ये पूछता है कभी कभी साहित्य का नोबेल किस देश के नागरिक को दिया गया है, तो कौन से देश की नागरिक है ये, फ्रेंच यानी फ्रांस की नागरिक है। फ्रेंच लेखिका एनी एनॉक्स को 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एनी को उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल के लिए चुना गया है, ठीक। वैसे ये काफी लंबा कथन है तो मेरे हिसाब से यहां से क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन यदि आपको पूछेगा तो इस नाम से पूछ सकता है आपको कि साहित्य का नोबेल 2022 किसको दिया गया, एनी एनॉक्स को। आगे बढ़ते हैं। शांति का नोबेल, पीस
के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 तो 3 लोगों को मिला है, जिसमें एक व्यक्ति है और 2 संस्था है। व्यक्ति का नाम है एलिस बियालियात्स्की, नाम पढ़िए, एलिस बियालियात्स्की। बेलारूस के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और फिलहाल जेल में हैं, याद रखिएगा, बेलारूस के हैं और फिलहाल जेल में हैं। इसके अलावा रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन दोनों संस्थाओं को भी इस वर्ष प्रदान किया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक, तो नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को, एक एलिस बियालियात्स्की, ठीक है, नाम थोड़ा सा कठिन है ना, बोलने में थोड़ा सा जीभ आपकी लड़खड़ाएगी जरूर, ठीक है, एलिस बियालियात्स्की। दूसरा मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, जो कि रूस का संगठन है, और तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो कि यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। इन तीनों को मिला है संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक, ये जो पुरस्कार है ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें 5 पर हमने चर्चा की है, जिसमें से 5 पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें एक क्षेत्र है आपका भौतिकी, एक हमने देखा रसायन, तीसरा हमने देखा साइकोलॉजी या मेडिसिन, चौथा हमने देखा साहित्य, पांचवा हमने देखा शांति। ठीक, एक और क्षेत्र है जिसमें दिया जाता है ये, वो है अर्थशास्त्र, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक अर्थशास्त्र के विजेता की घोषणा नहीं हुई है, इसीलिए इसको मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट करूंगा। ठीक, चलिए तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी नाम को देख लेते हैं भाई। चलिए, फिजिक्स का नोबेल यदि बात करें तो किसको मिला है? एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को। ठीक, आप इसको याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं? भौतिकी का आस्पेक्ट जो है, ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। भौतिकी का आस्पेक्ट, भौतिकी का आस्पेक्ट, ठीक है, जी लगाकर क्लोज करो, जी लगाकर क्लोज करो। आप अगर चाहें तो ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक, भौतिकी का आस्पेक्ट, जी लगाकर क्लोज करो, तो आस्पेक्ट से एलन आस्पेक्ट हो गए, जी लगाकर यानी जिलिंगर हो गए, और क्लोज यानी क्लोजर हो गए। ठीक, भौतिकी का है तो भौतिकी का इनको नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? तो याद रखिएगा, क्वांटम फिजिक्स के लिए किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल जो है ये 3 लोगों को मिला है। नाम क्या है? शार्पलेस, मेल्डल और बर्टोजी। ठीक, इसको याद कैसे करेंगे? आप इसको याद कर सकते हैं कि रसायन का मेडल, रसायन का मेडल बहुत शार्पलेस होता है, बहुत शार्पलेस होता है। रसायन का मेडल बहुत शार्पलेस होता है। रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल, मेडल यानी मोर्टन मेल्डल, बहुत यानी बर्टोजी, और शार्पलेस यानी वेरी शार्पलेस। ठीक, क्यों दिया गया है? तो अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। क्लिक, केमिस्ट्री आपने देखा। ठीक, अगला है साइकोलॉजी या मेडिसिन, जिसको हम बोल सकते हैं चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा पाबो, सीधा याद कर सकते हैं इसको, चिकित्सा पाबो। पाबो यानी स्वांते पाबो। ठीक, तो चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल किसको दिया गया है? पाबो। नाम क्या है? स्वांते पाबो। आगे बढ़ते हैं। एनी एनॉक्स, ठीक है, एनी, एनी यानी कोई, हिंदी में होता है ना एनी, कोई साहित्य पढ़ लो ज्यादा अच्छा है, कोई साहित्य पढ़ा जाए।
कोई साहित्य पढ़ा जाए, कोई यानी एनी, एनी एनॉक्स साहित्य पढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति का नोबल, शांति का नोबल नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और नाम थोड़ा सा बड़ा भी है। ठीक है, नाम क्या याद रखना है? एलएस बियालियात्स्की, एलएस बियालियात्स्की। ठीक, दूसरा मानवाधिकार संगठन मेमोरियल यूक्रेन और रूस। ठीक है, इन दोनों के मानवाधिकार संगठनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में है हमारे देश में निर्मित एक लोअर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, नाम है इसका प्रचंड। ये देखिए प्रचंड, ये ऐसा दिखता है भाई प्रचंड। ठीक है, LCH लोअर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको हम बोलते हैं हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक, हाल ही में स्वदेश में विकसित बहुभूमिका वाले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में इसको वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। देखिए तेजस जब नया आया था तो उस समय डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत में निर्मित स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, तो वो उसका आंसर था तेजस। यहां पर ये जो प्रचंड है ये क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक, चलिए LCH दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के काफी भार के साथ उतरने एवं उड़ान भरने में सक्षम है। बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से निर्मित है और अभी जब इसको बनाया गया प्रचंड को, तो बहुत सारे देशों ने ये प्रतिबद्धता जताई है कि भाई हम आने वाले समय में इस प्रचंड हेलीकॉप्टर को अपनी सेना में शामिल करेंगे। ठीक, क्योंकि कमीशनिंग की जाती है, डीकमीशनिंग भी की जाती है हमारे सरकार के द्वारा, तो उस समय जब इसकी डीकमीशनिंग आप करेंगे तो उस समय हम इसकी खरीदी करेंगे, ऐसा बहुत सारे देशों के द्वारा कहा गया है। ठीक, चलिए LCH हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 फ्रांसीसी मूल के शक्ति इंजनों द्वारा संचालित है। 2 इसमें इंजन लगे हुए हैं जो कि फ्रांस में बने हुए हैं, याद रखिएगा फ्रांस में बने हुए इंजन के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछ सकता है कि प्रचंड क्या है, तो प्रचंड है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक, या ऐसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है? प्रचंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनियुक्तियां, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी नवनियुक्तियां हुई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसका एक लिस्ट आपको प्रदान कर दिया जाए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में मैं इसको पढ़ के आपको बता दूंगा। जैसे पहली नवनियुक्ति है हमारे नए CDS की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। हमारे नवनियुक्त अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकट रमणी। ये आपको पूरा एक साथ में प्रोवाइड करा रहा हूं, इधर उधर भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन है? डॉक्टर समीर V कामत। अभी वर्तमान में ISRO इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा S सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 49वें CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। ठीक है, इनका कार्यकाल भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और 50वें नाम के रूप में सामने आ रहा है DY चंद्रचूड़ जी का नाम, DY चंद्रचूड़ जी का। ठीक, तो हो सकता है कि आगामी आपको 50वें क्रम में DY चंद्रचूड़ जी का नाम देखने को मिले। ठीक, नीति आयोग के CEO मई में इनकी नियुक्ति हुई थी, है ना, मई के माह में। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो याद रखिएगा कुछ वीडियो पहले ही मैंने इसको अपडेट कराया था आपको, सुमन के बेरी, ये हमारे नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता होगा, हमारे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष
ठीक पिछली वीडियो में मैंने आपको अपडेट कराया था कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं दिलीप तिर्की। पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो कि खुद ओलंपियन रह चुके हैं, खुद ओलंपिक में खेले हैं, है ना, दिलीप तिर्की। तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति की अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में आगामी देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये है अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रही हैं। नाम क्या है? लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, ओलंपिक के समय आपने इनका नाम सुना है। चलिए, तो ये कुछ प्रमुख समितियां हैं, प्रमुख संगठन है जिसके अध्यक्ष के नाम आपको पता होने चाहिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आपको पूछता है, और चूंकि आप अपडेट नहीं रहते हैं तो ये क्वेश्चन या तो आपको छोड़ना पड़ता है या आप गलत अटेम्प्ट करते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकॉन। अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकॉन चुने गए हैं पंकज त्रिपाठी। किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा इसको, तो इसको अच्छे से तैयार रखेंगे। ठीक है, कौन है नेशनल आइकॉन? किस संगठन का, किस आयोग का? तो भारत निर्वाचन आयोग। इसके वर्तमान में नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी बने हैं, कालीन भैया। आगे बढ़ते हैं। युवा 2.0 योजना। ठीक है, अभी हाल ही में एक योजना, ठीक है, जब कोविड चल रहा था तो उस समय आपने एक योजना का नाम सुना होगा, युवा योजना। युवा जो है ये बेसिकली जो उभरते हुए लेखक हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए नवीन व्यक्ति हैं, जो नए व्यक्ति हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना जो है ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई गई थी। तो अभी हाल ही में इसका दूसरा चरण जो है ये प्रारंभ किया गया है युवा 2.0 के नाम से। अभी दो योजनाएं बहुत ज्यादा चर्चा में है, एक युवा योजना है और दूसरा प्रणाम योजना। प्रणाम योजना रासायनिक खादों से संबंधित है, रासायनिक खादों से संबंधित जो सब्सिडी है उससे संबंधित है, जबकि युवा योजना जो है ये संबंधित है युवा साहित्यकारों से। याद रखिएगा, ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक, युवा योजना किससे संबंधित है और प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो प्रणाम योजना किससे संबंधित है? रासायनिक खादों से संबंधित है, जबकि जो प्रणाम योजना है ये रासायनिक खादों पर दी जाने वाली सब्सिडी से संबंधित है। ठीक, चलिए तो फिलहाल आते हैं टॉपिक पे वापस। युवा 2.0 योजना। सबसे पहली बात कि इस योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। और 2 अक्टूबर को युवा 2.0, युवा का फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स, का उद्घाटन किया गया है। ठीक, यह युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना है। युवा 2.0 भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोषित करने के लिए 30 वर्ष से कम उम्र के युवा और महत्वाकांक्षी लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। तो ये दो योजना याद रखिएगा, है ना। एक युवा योजना, इसका उद्देश्य क्या है? युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना। और युवा 2.0 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय साहित्य को प्रसिद्ध करने के लिए लेखकों को दिया जाने वाला एक परामर्श कार्यक्रम है। और वहीं प्रणाम योजना की बात करें तो ये रासायनिक खादों पर दी जाने वाली सब्सिडी से संबंधित है। ये दोनों योजना के नाम और इसके उद्देश्य को याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है इसको बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन हमारे भारत के एक महत्वपूर्ण, एक प्रसिद्ध और बहुत ही सम्माननीय गणितज्ञ हैं। इनके नाम पर दिया जाता है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। अभी हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यून किंग तांग को प्रदान किया गया है। नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2022 में किसे प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? यून किंग तांग को। ठीक,
वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं। 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार को यूनकिंग तांग को मॉड्यूलर वक्रों और शिमुरा किस्मों के अंकगणित और ज्यामिति में उनके कार्यों के लिए प्रदान किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा, मॉड्यूलर वक्र, शिमुरा किस्म के अंकगणित और ज्यामिति में इनके योगदान के लिए यूनकिंग तांग को रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए, नाम याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हरस्टार्ट। अभी हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल हमारी राष्ट्रपति के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? हरस्टार्ट। महिलाओं की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी को बढ़ाना और स्टार्टअप के क्षेत्र में उनके योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए हरस्टार्ट योजना या हरस्टार्ट पोर्टल जो है ये प्रारंभ किया गया है। ठीक, आइए पढ़ते हैं। हरस्टार्ट गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल द्वारा कार्यान्वित एक पहल है जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। यह गुजरात राज्य, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ द्वारा समर्थित है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको आप क्या बोलते हो, DPIIT, ने इसे 2022 की स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट में गुजरात स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रमुख ड्राइविंग पहल के रूप में मान्यता दी है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये जो हर स्टार्ट है ये क्या है? हर स्टार्ट ये क्या है? तो क्या है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को प्रोत्साहित किया जाएगा। देखिए, इसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद करना है। यह महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को निजी और सरकारी प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जिसके माध्यम से यदि किसी महिला ने कोई स्टार्टअप प्रारंभ किया है तो उसको निजी क्षेत्र में और उसको सरकारी क्षेत्र में बाकायदा प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों के नवोन्मेषी विचारों को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। यानी कुछ ऐसे इनोवेटिव थॉट्स होते हैं जो महिलाओं द्वारा सामने लाए जा सकते हैं, तो इन्हें प्लेटफॉर्म देने का काम भी इस पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हर स्टार्ट के हिस्से के रूप में 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों के लिए सहभागिता के ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का आयोजन किया गया है। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म के तहत लगभग 200 परिपक्व स्तरीय महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को एक्सेलरेट किया गया है, यानी उन्हें सहायता प्रदान की गई है कि आप अपने द्वारा जो प्रारंभ किया गया स्टार्टअप है उसको और आगे लेकर जाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा 200 से लगभग 200 जो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो महिलाओं द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, 200 स्टार्टअप बोला जाए, है ना, इंडस्ट्रीज नहीं, 200 स्टार्टअप है जो महिलाओं द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, उन्हें उनके संचालन के लिए सहायता दी गई है। तो नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? हर स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। अभी हाल ही में जर्मन चांसलर, नाम सुना होगा आपने, एंजेला मर्केल, ठीक है, एंजेला मर्केल को नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम से स्पष्ट है, रिफ्यूजी बोल रहे हैं मतलब शरणार्थियों के हित में काम करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, चलिए, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को पद पर रहते हुए शरणार्थियों के लिए शरण प्रदान करने के लिए UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन नानसेन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग जो है यूएन का, उसके द्वारा नानसेन पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। 2015 और 16 में जब मर्केल चांसलर थी, जर्मनी ने 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का स्वागत किया, खासकर सीरिया से। आपको पता होगा कि वर्ष 2015 और 16 में अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा हावी था सीरिया पर।
और इस अवधि में एंजेला मर्केल ने बहुत सारे जो शरणार्थी हैं उनको अपने देश में यानी जर्मनी में शरण दी थी। ठीक, यूएनएचसीआर ने शरण चाहने वालों की रक्षा के लिए मर्केल के दृढ़ संकल्प को मान्यता दी, जिससे उन्हें युद्ध का सामना करने के बाद जीवित रहने और पुनर्निर्माण में मदद मिली। 10 अक्टूबर 2022 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित एक समारोह में मर्केल और अन्य विजेताओं को नानसेन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक, तो नाम याद रखिएगा, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसको दिया गया है? एंजेला मर्केल को। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग। अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रही है और किस मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये जो पुरस्कार है इसे प्रदान किया जाता है। ठीक, इस साल के संस्करण में भारत भर के 4354 शहरों को शामिल किया गया है। लगभग 4500 शहर जो हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। डायरेक्ट डेटा आपको पूछ सकता है कि इस सर्वेक्षण में 4354 शहर जो हैं ये शामिल थे। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की एक सूची है। ठीक है, तो मंत्रालय का नाम याद रखिएगा। यह पहल 2016 में शहरी स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। शहरों का मूल्यांकन 3 मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जिसको कुल 7500 अंकों में बांटा जाता है। कुल 7500 अंकों की रैंकिंग होती है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें सेवा स्तर की प्रगति के लिए 3000 अंक सेवा स्तर की प्रगति, प्रमाणन के 2250 अंक 2250 अंक प्रमाणन के लिए, और नागरिकों की आवाज के लिए 2250 अंक इसमें प्रदान किए जाते हैं। ठीक, इस साल की यदि रैंकिंग की बात करें तो सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख की आबादी के साथ, ठीक है, यानी 1 लाख की आबादी या उससे अधिक वालों में इंदौर जो है ये पुनः एक बार प्रथम स्थान पर आया है। लगातार 6वां संस्करण है जिसमें इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी के साथ, तो नाम याद रखिएगा, पंचगनी महाराष्ट्र का शहर है जिसकी आबादी 1 लाख से कम है और इसको पुरस्कृत किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार के अंतर्गत। दूसरे स्थान पर है हमारा पाटन, छत्तीसगढ़ का। पाटन दुर्ग जिले का है, आपको पता होगा। ठीक, काफी ज्यादा चर्चा में है भाई अभी पाटन। अभी हाल ही में जो 28 जुलाई को जो गौमूत्र खरीदी योजना प्रारंभ हुई है वो भी पाटन विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ हुई है। करसा गांव का नाम है ना। चलिए, सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी के गंगा शहर, यानी ऐसे शहर जो गंगा के किनारे पर हैं और 1 लाख से कम आबादी के हैं, उसमें बिजनौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद 100 से कम यूएलबी, ठीक है, यानी अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों की सूची में त्रिपुरा सबसे ऊपर है। याद रखिएगा, सबसे यानी 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले जो राज्य हैं उसमें त्रिपुरा जो है इसने प्रथम स्थान पाया है। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी अवार्ड मिला है। फास्ट मूवर सिटी अवार्ड दिया गया है कर्नाटक के शिवमोगा को। इंदौर भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर बन गया है। ठीक, 5 सितारा कचरा मुक्त शहर का खिताब सूरत, भोपाल, मैसूर, विशाखापत्तनम, नवी मुंबई और तिरुपति को प्रदान किया गया है। ये 5 स्टार वाले हैं भाई। और 7 स्टार में कौन है? तो 7 स्टार में है एकमात्र अभी शहर है, नाम क्या है? इंदौर। ठीक, चलिए, ये सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, इसमें प्रथम स्थान वाले को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट शहरों के नाम है, जैसे तिरुपति को सफाई मित्र सुरक्षा अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा फास्ट मूवर सिटी अवार्ड मिला है किसको? कर्नाटक के शिवमोगा को।
पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर कौन बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको आगामी देखने को मिलने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में है दक्ष ऐप। ठीक, याद रखिएगा दक्ष योजना अलग है भाई। दक्ष योजना जो है ये स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है ना। दक्ष योजना ये स्किल डेवलपमेंट से, कौशल विकास से संबंधित है। जबकि अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक एप्लीकेशन जारी किया गया है जिसका नाम रखा गया है दक्ष ऐप। ठीक, दक्ष ऐप भारत की केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई सुपर टेक पहल दक्ष लॉन्च किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे लॉन्च किया, जो पर्यवेक्षीय प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुए हैं कि लोग जो है वो बैंक से लोन लेते हैं और फिर उसके बाद वो भाग जाते हैं। तो ऐसे कार्यवाहियों पर नियंत्रण लगाएगा ये दक्ष बैंक। इसके अलावा बैंकों के अलावा और जो एनबीएफसी हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन पर भी नियंत्रण रखने में और इन पर निगरानी रखने में ये दक्ष ऐप सहायता करने वाला है। ठीक है, यहां देखिए इसकी मदद से बैंकों और अन्य एनबीएफसी की कार्य प्रणाली की निगरानी में मदद मिलेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें कि दक्ष एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है। तो दक्ष एप्लीकेशन के माध्यम से आरबीआई नवीनतम डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों की मदद से बैंकों की स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता लाना चाहती है। ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि बैंक के जो बड़े अधिकारी हैं वो बड़े उद्योगपतियों से मिलते हैं। ठीक है, उनसे मिलने के बाद उनको अनाप शनाप दर पर पैसा दे देते हैं और फिर वो पैसा लेके भाग जाते हैं। ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं। तो इसी पर नियंत्रण, इसी पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई जो है ये सहायता लेगा दक्ष ऐप की। ठीक, जिससे कि हमारी पारदर्शिता जो है इसमें वृद्धि होगी। इसकी मदद से आरबीआई बैंकों, एनबीएफसी के कामकाज पर सुचारू रूप से निगरानी कर पाएगा। बैंकों की कार्यप्रणाली पर रहेगी आरबीआई की नजर। दक्ष एप्लीकेशन की सहायता से आरबीआई बैंकों की कार्यप्रणाली पर बेहतर नजर रख पाएगी। यह एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकों से जुड़ी सभी गतिविधियों का अवलोकन कर पाएगी। यानी बैंक कैसी गतिविधियां कर रहे हैं, कितना लोन उनके द्वारा दिया जा रहा है, उनके लोन का परसेंटेज क्या है, ये सारी चीजों पर निगरानी रखने का काम इस दक्ष एप्लीकेशन के द्वारा रखा जाएगा। इस उन्नत पर्यवेक्षी सिस्टम की मदद से आरबीआई बैंकों से जुड़े निर्बाध संचार, निरीक्षण योजना, साइबर घटना रिपोर्टिंग और विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट आदि का सुचारू रूप से संपादन कर पाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि आरबीआई द्वारा बैंकों की निगरानी हेतु जारी ऐप का नाम क्या है। तो ऐप का नाम क्या है? दक्ष नाम है, याद रखिएगा DAKSH। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि जनसंपर्क विभाग के द्वारा जनमन पत्रिका का प्रकाशन हो चुका है। सितंबर माह की पत्रिका आ चुकी है और इस माह के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े आपके लिए दिए गए हैं। ऐसे आंकड़े हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछता है। ठीक, तो यहां पे हो सकता है आपको बहुत ज्यादा क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं उनको आपको पढ़ करके बताऊं मैं। ठीक, चलिए ये देखिए, ये ऐसा फ्रंट पेज है भाई इसका। पहला पेज है, देश में पेशा नियम बनाने वाला 7वां राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, देश में पेशा, पेशा आपने सुना होगा, PESA, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। ये अधिनियम जो है इससे संबंधित नियम बनाने वाला 7वां राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। इस अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभाओं को बहुत अधिक अधिकार प्रदान किया गया है, अधिकार दिया गया है। ठीक, जैसे ग्राम सभा समितियों में प्रतिनिधित्व जातियों की आबादी के अनुपात में
जल, जंगल, जमीन के फैसले अब ग्राम सभा के हाथ में होंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। ग्राम सभा की संरचना का विस्तार किया गया है। क्या किया गया है? ग्राम सभा की समितियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग को न्यूनतम 50% प्रतिनिधित्व का प्रावधान एवं 50% महिला सदस्यों का प्रावधान किया गया है। दूसरा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनारक्षित वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। भूमि पर अधिकार की अगर बात करें तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा को धोखाधड़ी द्वारा स्थानांतरित आदिवासी जनजाति के सदस्यों की भूमि के प्रत्यावर्तन का अधिकार दिया गया है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो जनजाति लोग हैं उनकी जमीन को औने पौने दाम पर व्यापारी लोग खरीद लिए हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। खासकर आप दक्षिण बस्तर साइड चले जाइए या आप चले जाइए सरगुजा के तरफ, इस क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि धोखाधड़ी के द्वारा आदिवासियों की भूमि को हड़प लिया गया है। बहुत ही कम दाम दिया गया और जमीन को अपने नाम करा लिया गया है। तो ऐसे जमीनों को फिर से आदिवासी लोगों को प्रदान करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। किसको? ग्राम सभा को। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गौण खनिजों पर अधिकार प्रदान किया गया है ग्राम सभा को। कैसे? गौण खनिज के पूर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा एवं नीलामी हेतु रियायत देने के पूर्व ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा ग्राम सभा की अनुमति से ग्रामीणों द्वारा अपनी पारंपरिक जरूरतों के अनुसार गौण खनिजों के इस्तेमाल का अधिकार भी प्रदान किया गया है। आप चाहे तो इसको साथ में लिख सकते हैं या आप जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में जाकर के ये पूरी पत्रिका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए जल प्रबंधन की अगर बात करें तो जल प्रबंधन के लिए तो हमारे यहाँ वैसे भी योजना चल रही है, नरवा, गरवा, बुरवा, बाड़ी। तो नरवा योजना जो है वो जल प्रबंधन से ही संबंधित है। ठीक, ग्राम सभा के परामर्श से गांव की सीमा में आने वाले 20 हेक्टेयर तक के तालाब, झील या अन्य जलीय संरचना का संरक्षण और उपयोग ये ग्राम सभा यानी ग्राम के द्वारा किया जा सकेगा। इसके लिए भी अनुमति किसकी लगेगी? ग्राम सभा की। प्रबंधन समिति द्वारा ग्राम सभा के नियंत्रण क्षेत्र में शासकीय सामुदायिक लघु जल निकायों में मत्स्य पालन का नियंत्रण। आपने देखा होगा कि अवैध रूप से मत्स्य पालन कई लोगों के द्वारा किया जाता है, तो उस पर भी अब नियंत्रण किसका होगा? ग्राम समिति का होगा भाई। ठीक, प्रबंधन समिति का। वन संरक्षण और लघु वनोपज प्रबंधन, ठीक है, इससे संबंधित अधिकार भी ग्राम सभा को प्रदान किए गए हैं। अब कुछ और आंकड़े हैं जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसको बार बार राज्य सरकार के द्वारा प्रमोट किया जाता है और इससे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे लोहंडीगुड़ा के आदिवासी किसानों की 4200 एकड़ अधिग्रहित भूमि वापस कर दी गई है। लोहंडीगुड़ा आपको पता होगा बस्तर का एक गांव है और बस्तर के गांव में लगभग 4200 एकड़ की भूमि जो कि प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहित की गई थी उसको वापस कर दिया गया है उन आदिवासियों को जिनसे वो लिया गया था। दूसरा है वनाश्रितों को मिला 95 लाख एकड़ जमीन, जंगल जमीन व उनके संसाधनों पर अधिकार। ठीक है, वनोपज पट्टा आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी जी के नाम पर योजना चल रही है और उसके माध्यम से लगभग 95 लाख एकड़ जमीन का अधिकार आदिवासियों को पुनः उन्हें दे दिया गया है। अगला है 7 से बढ़ाकर 65 लघु वनोपजों की खरीदी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि राज्य सरकार के द्वारा कितने लघु वनोपजों की खरीदी वर्तमान में की जा रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। तो याद रखिएगा 65 जो हैं लघु वनोपज ये खरीदे जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा एमएसपी पर। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। तो वर्तमान में पूछे आपको कि तेंदुपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक कितनी है, तो 4000 रुपए प्रति मानक बोरा। एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं
50,000 यदि तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है तो 4,000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। फिर बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1.5 दशक से बंद 300 स्कूल फिर से प्रारंभ किए गए हैं। अगला है आदिवासी दुर्गम क्षेत्र में निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं। इसके लिए पौनी पसारी योजना चल रही है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना चल रही है। ठीक। आदिवासियों के खिलाफ चल रहे प्रकरणों के लिए गठित कमेटी की समीक्षा के बाद 944 आदिवासियों की रिहाई की गई है। इसके लिए श्रीवास्तव कमेटी बनी थी, आप जान रहे होंगे, है ना। चलिए, तो ये फैक्ट हैं जो कि जनमन पत्रिका के प्रारंभ में दिए गए हैं। इसके अलावा जब आप पेज पलटेंगे तो कुछ और पेज आपको दिखेंगे जिसमें क्या लिखा है, उत्पादन में उछाल, छत्तीसगढ़ की ऊंची छलांग। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के द्वारा जो धान का निर्यात किया गया है उसके आंकड़े आपको दिए गए हैं। ठीक, जैसे खाद्यान्नों के निर्यात के अंतर्गत चावल का निर्यात आप देखिए, चावल का निर्यात दिया गया है 4.68 गुना बढ़ गया है। ठीक, 3.25 गुना की बढ़ोतरी, 3.25 गुना की बढ़ोतरी हुई है निर्यात में। अब ये निर्यात अलग अलग चीजों का है भाई, है ना। ये लोहे का भी उत्पाद है, लोहे के उत्पाद भी निर्यातित किए जाते हैं हमारे यहाँ से। इसके अलावा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है और उसको भी निर्यातित किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम से बने हुए वस्तुओं का भी निर्यात होता है। तो 9,068 करोड़ का कुल निर्यात किया गया है वर्ष 2019-20 में। कितने का? 9,068 करोड़ रुपए। इसके बाद 17,200 करोड़ रुपए जो है ये निर्यात किया गया है वर्ष 2020-21 में। ये 2019-20 का है ना आंकड़ा, 2019-20 का। 2020 में कितना किया गया? 17,200। और 2021-22 की बात करें तो 25,241 करोड़ रुपए का निर्यात हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें चावल का निर्यात आप देखेंगे तो 8,555.12 करोड़ रुपए जो है निर्यातित किए गए हैं। ठीक है, इतने का चावल जो है निर्यात किया गया है हमारे द्वारा। इसके अलावा आयरन एवं स्टील के उत्पादनों का निर्यात है और एल्यूमिनियम के उत्पाद का निर्यात है। इसके आंकड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इंपॉर्टेंट है आपका चावल का निर्यात। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में कितने का निर्यात किया गया है ये आंकड़ा आपको पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और पेज है जिसमें दिया हुआ है ऐसे बढ़े धान बेचने वाले किसान। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू होने के बाद से धीरे धीरे किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि किसानी भी अब लाभदायक एक क्रियाकलाप के रूप में देखा जा रहा है, एक रोजगार देने वाले कार्य के रूप में देखा जा रहा है। तो इसके द्वारा कुल आप देखेंगे कि 24.05 लाख किसान जो है ये पंजीकृत हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं। कितने? 24.05 लाख किसान। किसके अंतर्गत? राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत यदि आप देखेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत, तो जब से प्रारंभ हुआ है तब से लेकर आज तक 14,670 करोड़ रुपए जो है ये किसानों के खातों में डाला जा चुका है। ठीक है, जिसमें पहले साल को अगर आप देखेंगे तो 5,627 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसके बाद 5,553 करोड़ रुपए दिए गए। उसके बाद अभी 2 किस्तों की राशि जो है उनके खातों में पहुंचाई जा चुकी है और लगभग 3,490 करोड़ रुपए उनके खातों में अंतरित किया जा चुका है। ठीक, तो याद रखिएगा अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष की यदि बात करूं, है ना, तो इस वर्ष 3,490 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित किया जा चुका है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। और वर्तमान में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसान कितने हैं? तो 24.05 लाख किसान जो हैं इस योजना से रजिस्टर्ड हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक आपको दिया हुआ है लघु वनोपज खरीदी, मात्रा 138 गुना और रकम में 60 गुना का इजाफा हुआ है। ठीक,
इसमें आंकड़ा दिया हुआ है आपका वर्ष 2021-22 के लिए, ठीक है। 2021-22 की यदि मैं बात करूं तो 2021-22 में 175 करोड़ रुपए के लघु वनोपजों की खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, 175 करोड़ का, कि हम 175 करोड़ की के जो लघु वनोपज है इसकी खरीदी करेंगे। और वर्तमान में यदि बात करें तो 84.58 यानी 84.58 करोड़ रुपए के जो लघु वनोपज है ये खरीदे जा चुके हैं। ठीक, चलिए ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितने का लक्ष्य रखा गया है, तो 175 करोड़ रुपए जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण में भी बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि जो खरीदी दर है वो कितनी कर दी गई है, तो पहले 2500 हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा करके 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी की जा रही है। इसके अलावा एक योजना का भी उल्लेख है, आप देख पा रहे हैं, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। 5 अगस्त 2020 को ये योजना प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा कब प्रारंभ हुई है, 5 अगस्त 2020 को। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है, बीमा की सुविधा प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक, इसके अलावा 15.32 लाख हेक्टेयर भूमि का 5.04 लाख वन अधिकार पत्र बांटा गया है। वन अधिकार पत्र से संबंधित एक योजना चल रही है हमारे यहाँ, आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी जी के नाम पर चल रही है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाते हैं, इसके अलावा व्यक्तिगत पत्र प्रदान किए जाते हैं और पंचायत स्तर पर भी जो वन अधिकार पत्र है ये जारी किए जाते हैं। ठीक, चलिए तो ये आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े हैं जो आपके लिए इस पेज से लाभदायक हो सकते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला है रैली कोसा ने भी जगाया भरोसा। तो याद रखना, रैली कोसा का उत्पादक जिला यदि आपको पूछे तो बस्तर जिले में उत्पादित होता है रैली कोसा। ठीक, ये डायरेक्ट फैक्ट आपको पूछ सकता है कि रैली कोसा का उत्पादन कहां होता है, तो बस्तर में होता है। ठीक, चलिए उद्यानिकी फसलों से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। उद्यानिकी फसल से संबंधित क्या बोल रहा है कि लगातार बढ़ रहा है क्षेत्र और उत्पादन। ठीक, 2021-22 में 5490 गौठानों में 12,15,780 पौधों का रोपण किया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसके बाद वाला फैक्ट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये लिखा हुआ है यहां पर, देखिए क्या लिखा है कि उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के जरिए फल, सब्जी, मसाला और फूलों की फसलों का कुल रकबा 71,425 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। तो वर्तमान में 71,425 हेक्टेयर पर उद्यानिकी फसलों की खेती की जा रही है। ठीक, चलिए इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे बिजली उत्पादन व आपूर्ति का कीर्तिमान। इसमें पीएलएफ से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछता है ना, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि वर्ष 2018-19 की सर्वाधिक मांग 4,640 मेगावाट के मुकाबले वर्ष 2021-22 में 5,300 मेगावाट के उच्चतम स्तर को हमने छुआ है। ठीक, इसके अलावा वर्ष 2021-22 में जनरेशन कंपनी के संयंत्रों में 70.4% प्लांट लोड फैक्टर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीएलएफ, ये दर्ज किया है, जबकि देश के सभी विद्युत संयंत्रों का औसत पीएलएफ रहा 58.86। ये फैक्ट आपको पूछता है। छत्तीसगढ़ का कितना रहा, तो 70.4, 70.4 रहा है, और भारत का औसत देखेंगे तो 58.86 रहा है। ठीक, इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं, योजनाओं का नाम लिखा है, जिसमें मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में 4,238 मजरा टोला का विद्युतीकरण किया गया है। ठीक, हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत 41 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक, याद रखिएगा 400 यूनिट तक बिजली बिल जो है ये आधे दर पर दी जा रही है। ठीक, और यदि अद्यतन स्थिति की बात करें तो लगभग 2500 करोड़ रुपए की राहत जो है ये
घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा चुकी है। तो इसमें 3 फैक्ट याद रखना कि 41 लाख घरेलू, है ना, 41 लाख घरेलू उपभोक्ता जो हैं ये इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये लाभान्वितों की संख्या है 41 लाख। कितने का लाभ दिया जा चुका है या कितने की राहत दी जा चुकी है? तो 2500 करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है। और कितने यूनिट तक राशि जो है वो आधी देनी होती है? तो 400 यूनिट तक बिजली का बिल आधा आता है। इसके अलावा सौर सुजला योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष 27,026 नग सोलर पंपों को ऊर्जीकृत किया गया है। ठीक, यहां से सौर सुजला योजना मेंस के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक, तो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना है सौर सुजला योजना। अब देखें, ये जो आंकड़े हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आंकड़े आपको बताया हूं केवल इतना ही याद रखिए। इस पेज में और बहुत ज्यादा खोजेंगे तो बहुत सारे आंकड़े हैं, कंफ्यूज होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जरूरी अधोसंरचनाओं पर ध्यान, इसीलिए बढ़ा रोजगार व उत्पादन। ठीक है, अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया है CMIE के द्वारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें यह कहा गया कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर है कितनी? मात्र 0.1%। वास्तविकता आप भी जानते हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये CMIE के द्वारा दिया गया है। मेंस पेपर में आप इसका उल्लेख कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, इसके माध्यम से कौन कौन सी अधोसंरचनाएं हैं जिससे रोजगार दिया जा रहा है? तो इस जनमन पत्रिका में दिया हुआ है सबसे पहला शिक्षा। ठीक है, लिखा है स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के माध्यम से प्रदेश में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। गत वर्ष 51 स्कूलों से यह योजना प्रारंभ की गई थी, जो अब बढ़कर 279 स्कूलों तक पहुंच गई है। तो वर्तमान में आत्मानंद स्कूलों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 279। इनमें से 32 स्कूल जो है वो प्योरली हिंदी माध्यम में चलाए जा रहे हैं। भाई इसको भी याद रखना, 32 जो है ये हिंदी माध्यम के हैं। बाकी के जो बचे 247 हैं ये अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक, इस वर्ष 2,52,600 बच्चों ने इन स्कूलों में प्रवेश लिया, जिनमें से 1,03,000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम में तथा 1,49,600 बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, देखिए अगले साल का टारगेट भी लिखा हुआ है इसमें कि अगला शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व 422 और अन्य स्कूलों को स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल बनाए जाएंगे, जिसमें से 252 स्कूल आदिवासी बहुल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होंगे। और एक मजेदार फैक्ट इसमें लिखा है कि दंतेवाड़ा जिले के 100% शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा यदि 100% ऐसा क्वेश्चन आए कि किस जिले के 100% स्कूलों को आत्मानंद स्कूलों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो जिला है कौन सा? दंतेवाड़ा। ठीक, दूसरा इसमें देखिए ये लिखा है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ चलती हैं, जिसमें कुपोषण वगैरह से संबंधित योजनाएं चलती रहती है, महिला एवं बाल विकास से संबंधित। ठीक, तो क्या लिखा है इसमें? नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करते हुए 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाड़ियां शुरू की गई हैं। नाम याद रखिएगा, बालवाड़ी योजना। बालवाड़ी योजना स्कूल शिक्षा के पूर्व बच्चों के मानसिक बौद्धिक विकास करने का एक प्रयास है। सिंचाई में अगर आप देखेंगे तो लिखा है सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन से वास्तविक सिंचाई में 3 सालों में 24.58% की वृद्धि जो है ये दर्ज की गई है। वर्ष 2018-19 में जहां 10.90 लाख हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई हुआ करती थी, अब ये बढ़कर कितना हो गया है? 13.58 लाख
हेक्टेयर। तो ये आंकड़े आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, मनरेगा के अंतर्गत देखेंगे तो मनरेगा के अंतर्गत 2021-22 में 16.92, ठीक है, 16.92 करोड़ मानव दिवस रोजगार जो है ये सृजित किए गए थे। ठीक, तो ये आंकड़े हैं। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और कोशिश करिए कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और ये सारे आंकड़े जो आपको बता रहा हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको बिल्कुल लिखते जाइए, क्योंकि ये आंकड़े किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे। अपडेटेड आंकड़े यदि आपको पूछा जाएगा तो फिर आप आर्थिक सर्वेक्षण वाले आंकड़ों से फंस सकते हैं। ठीक, और आंसर वो यहां पर से ले लेगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप क्या करिए, आप इन आंकड़ों को बिल्कुल अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। चलिए अगला देखिए। अगला इसमें अपडेट है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लाभान्वितों के संबंध में, जिसमें कुल 2,72,126 लोग जो हैं इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक, यही अपडेट है। आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखिए, अगला जो पेज है वो दिया हुआ है आपका मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से संबंधित। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो है ये शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसके माध्यम से एम्बुलेंस सेवा जो है ये प्रदान की जाती है। एम्बुलेंस जो है ये प्रदान किया जाता है, जिसको हमने नाम दिया है मोबाइल मेडिकल यूनिट। मोबाइल मेडिकल यूनिट, और मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से डॉक्टर्स जो हैं वो सीधे रोगी तक पहुंचते हैं। ठीक है, जो स्लम क्षेत्र होता है, जो झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र होता है, वहां पर डॉक्टर स्वयं जाते हैं और वहां के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। यदि कोई जरूरी टेस्ट हुआ वो करते हैं, और यदि आवश्यक हुआ तो उनको दवाइयां भी वहीं पर प्रदान कर दी जाती है। तो शहरी क्षेत्र के लिए संचालित की जा रही योजना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जिसके अंतर्गत 169 जो शहरी निकाय है वहां पर इसको कवर किया गया है। ठीक है, यानी 169 शहरी निकाय जो हैं, नगरीय निकाय, उसके अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिसके अंतर्गत 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाए जा रहे हैं। ठीक है, कभी ऐसा होता है ना कि पास पास में मान लो 2 शहरी यूनिट हैं, है ना, शहरी क्षेत्र है 2 तो एक ही एम्बुलेंस जो है उसको कवर कर देता है। तो इस प्रकार से कुल 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट हैं जो कि 169 शहरी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ठीक, इसकी अपडेट अभी तक दी गई है कि अभी तक लगभग 27 लाख मरीजों का सफल उपचार किया जा चुका है। 27 लाख। 70 प्रकार की दवाओं का वितरण किया जाता है, और दवाओं के संबंधित एक और महत्वपूर्ण योजना हमारे यहाँ चल रही है, धन्वंतरी योजना। आपने सुना होगा धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना जो है, इसका संचालन भी हमारे राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा टेस्टिंग के लिए हमर लैब प्रारंभ किया गया है। हमर लैब, जिसके अंतर्गत जो भी बीमारी है उसकी आप टेस्टिंग करवा सकते हैं। हमर लैब योजना। ठीक, तो बहुत सारी योजनाएं स्लम क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल मेडिकल यूनिट चलाया जाता है, जिसको हमने नाम दिया है दाई दीदी क्लिनिक योजना। तो इसी के कुछ अपडेट हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, और ये अपडेट मेनली आपका है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से संबंधित। तो ये थे हाल फिलहाल में चर्चा में रहे छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ ही आपके आगामी एग्जाम के लिए ये अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।